मैं डॉक्टर शकील अहमद आप सभी लोगों का ऑल हिंदी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पिछली वीडियो की तरह ही कुछ प्रश्नों को लेकर के फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का जो लाभ है वो दूसरे विद्यार्थी भी उठा सके। अब हम देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा कि सेनापति का प्रिय अलंकार कौन सा है। जो रीत काल के कवि हैं सेनापति, उनका प्रिय अलंकार यहाँ पर पूछा गया है कि उनका प्रिय अलंकार क्या था। ऑप्शन दिए गए हैं श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका श्लेष अलंकार। जो कवि रत्नाकर सेनापति की इनकी कृति है कवित्त रत्नाकर, इसमें उन्होंने श्लेष अलंकार और श्रृंगार का जो रामायण और राम रसायन का इसमें उन्होंने वर्णन किया है। कुछ जो इतिहासकार हुए हैं वो काव्य कल्पद्रुम भी इनकी एक रचना मानते हैं, लेकिन ये रचना जो है वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। इनका जो सबसे प्रिय अलंकार है वो है आपका श्लेष अलंकार, है ना। और इसमें भी जो सभंग अलंकार और अभंग श्लेष अलंकार हैं, इन दोनों का उन्होंने वर्णन किया है। इसका जो चौथा और पांचवा भाग है उसमें उन्होंने राम भक्ति भावना का एक संक्षिप्त में वर्णन किया है, और पांचवी जो तरंग है उसमें इन्होंने यमक, श्लेष और अनुप्रास अलंकार का वर्णन किया है। तो जो सेनापति है उनका प्रिय अलंकार है श्लेष अलंकार, और इन्होंने श्लेष अलंकार के दो भाग किए हैं। पहला जो है वो सभंग श्लेष है और दूसरा जो है वो अभंग श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव है। बिहारी सतसई जो बिहारी की रचना है उस पर पूछ रहे हैं कि इस पर किसका प्रभाव है। ऑप्शन दिए गए हैं गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरूक सप्तशती। ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं। चौथा है आपका ये सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सही आंसर है इसका ये सभी, क्योंकि जो बिहारी सतसई है इस सतसई पर गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरूक सप्तशती, इन तीनों का ही प्रभाव जो है वो बिहारी सतसई पर हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि श्रीधर पाठक को आधुनिक काव्य धारा का सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक किसने माना। प्रश्न ये है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, या ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को आधुनिक काव्य धारा का सच्चे स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में माना है। अच्छा, जो प्रश्न नंबर दूसरा हमारा था बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव था, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी है हम आपको दे दें कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने ये माना है कि बिहारी सतसई के समकक्ष कोई दूसरी रचना नहीं हुई। इसमें श्रृंगार रस और श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण करने में बिहारी जो थे वो सिद्धहस्त कवि हैं। बिहारी सतसई पर श्रृंगार, भक्ति और नीति तीनों की त्रिवेणी इसे कहा जाता है, और ब्रज भाषा पर जो बिहारी थे
उनका असाधारण अधिकार था। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 जो है वो है, किस उपन्यास में को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है? तो ये ऑप्शन है आपका, मित्रों मरजानी है, कठगुलाब है, आवा है और चौक है। ये 4 उपन्यास हैं और ये चारों ही उपन्यास आपको बताने हैं कि किसके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। इसमें एक स्त्री का जो चित्रण है वो बहुत ही सटीक रूप में किया गया है। उनके यथार्थ रूप को दर्शाने का लेखिका ने यहाँ पर कार्य किया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि प्रकृति के कठोर रूप का वर्णन किस रचना में किया गया? जो प्रकृति है उसका कठोर रूप, एक जो है वो निर्मल रूप है या कोमल रूप है, दूसरा है उसका कठोर रूप। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कामायनी है, बादल राग है, परिवर्तन है और नौका विहार है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि जो बादल राग कविता है, ये बादल राग कविता आपकी प्रकृति पर आधारित है। कामायनी भी प्रकृति पर आधारित रचना है। और आप जानते हैं कि जो कामायनी है इसमें प्रकृति का एक कठोर रूप दिखाया गया है, जिसमें संपूर्ण मानव जाति जो है नष्ट हो जाती है, श्रद्धा और मनु जो है वो बचते हैं, और प्रलय की जो स्थिति है उस स्थिति को इन्होंने इसमें दिखाया है। श्रद्धा और मनु के माध्यम से उन्होंने एक हिम्मत बंधाने की कोशिश की है ना। और परिवर्तन है, ये भी प्रकृति पर ही आधारित रचना है। और जो नौका विहार है, ये नौका विहार रचना आपकी प्रकृति के कोमल रूप को अपने अंदर समेटे हुए है। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कामायनी। क्लियर है? अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति की परिवर्तनशीलता को उजागर करने वाली कविता है। इसमें आपको ये बताना है कि जो प्रकृति के परिवर्तन को उजागर करती है वो कौन सी कविता है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रलय की छाया, राम की शक्ति पूजा और परिवर्तन। तो आप देखेंगे कि ये तीनों ही रचनाएं जो है वो प्रकृति के परिवर्तनशीलता को उजागर करती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा उक्त सभी। क्लियर है? अगला प्रश्न आप देखेंगे कि नायिका सौंदर्य का वर्णन किस कविता में किया गया है। नायिका सौंदर्य की यहाँ पर बात कर रहा है वो, तो जो ऑप्शन है वो है आंसू, भाभी पत्नी के प्रति, जूही की कली, ये सभी। तो आप देखेंगे कि ये जो तीनों ही रचनाएं हैं, इन तीनों ही रचनाओं में जो नायिका सौंदर्य है उसका वर्णन किया गया है। दूसरा आप देखेंगे कि जो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, इस रचना पर कहीं कहीं पर आपको शैव दर्शन के भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आपको मिल सकता है एग्जाम में कि कामायनी पर किसका प्रभाव है। तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा शैव दर्शन। और जो इनकी कविता है आंसू, इस आंसू कविता में आप देखेंगे कि इस कविता में प्रारंभ में व्यक्तिगत वेदना और कविता के अंत में विश्व कल्याण की भावना के संबंध को लेकर के ये कविता इन्होंने लिखी थी। और इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना के बारे में लिखा है। वो कह रहे हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि वेदना की कोई निश्चित भूमि नहीं होती है ना होने से अगर सारी पुस्तकों का कोई समन्वित प्रभाव निष्पक्ष हमें इसमें दिखाई देता है।
दूसरी ओर देखेंगे कि जो इनकी रचना है आंसू, इसमें अतीत जीवन की अनुभूतियों के माध्यम से दर्द भरी जो अभिव्यक्ति की गई है ना, और यही कारण है कि आंसू की भाव भूमि स्थायी नहीं है बल्कि ये विकासशील है, और आंसू में प्रसाद की अनुभूति व्यक्तिगत निराशा के गर्त से निकल करके विश्व संवेदना के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करती हुई मानव जीवन को सुखी बनाने का एक सार्थक प्रयास करती है। क्लियर है? तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ये सभी। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि निराला की किस रचना में दार्शनिकता का प्रभाव है ना। पहला है अधिवास, पंचवटी प्रसंग, तुम और मैं, या ये सभी। तो आप देखेंगे कि जो निराला की रचनाएं हैं उन रचनाओं में जो मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, अधिवास, पंचवटी, तुम और मैं, ये सभी, ये तीनों ही रचनाओं पर उनकी दार्शनिकता का एक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही जो इनकी रचना है परिमल और गीतकार, इन रचनाओं में प्रारंभ में प्रार्थना और वंदना के गीत आपको देखने को मिलेंगे। ये रचनाएं मध्यकालीन भक्ति परंपरा से जोड़ती हैं। अगर हम निराला की रचना देखें, भिक्षुक और दूसरी विधवा, तो ये दोनों ही रचनाएं आप देखेंगे कि यथार्थवादी रचनाएं हैं। इन दोनों रचनाओं में यथार्थवाद का एक सटीक प्रयोग किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहे हैं कि किस कविता में भारतीय परंपरा के मूल मिलते हैं ना। तो यहाँ पर ये 4 रचनाएं दी गई हैं और उसमें पूछ रहा है कि भारतीय परंपरा के मूल किस रचना में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो कविता है इसमें जो ये तुलसीदास कविता है, इस कविता में आपको भारतीय परंपरा के मूल देखने को मिलेंगे। इस रचना में ये एक खंड काव्य रचना है और इसमें जिस समय तुलसीदास अपनी पत्नी के बिना बुलाए उनके मायके पहुंच गए थे, उस समय पर उनकी पत्नी ने उन्हें फटकार दिया था और वहां से फटकार खा करके जब ये वापस आए थे तो इन्होंने जो काव्य राम से संबंधित जो रचनाएं लिखनी प्रारंभ की थी, उन रचनाओं को उनका आधार बना करके उनके जीवन को अपने रचनाओं में लेकर के तुलसीदास नामक रचना जो है उसका वर्णन किया गया है। इसमें के बाद जो दूसरी है, इसको आप जानते हैं कि जो पल्लव रचना है इसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये जो भक्ति रचना है ये रचना महादेवी वर्मा की है और इस रचना में जो महादेवी वर्मा है वो एक स्त्री का सशक्त रूप हमें दिखाते हैं कि, और इस रचना में जो लड़का और लड़की के बीच का अंतर है उस अंतर को भी उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया है। किस प्रकार से भक्तिन की जो बेटी है वो भी विधवा होकर के घर आती है और भक्तिन स्वयं विधवा हो जाती हैं। इसके बावजूद जब अपने परिवार के बीच में रहती हैं तो परिवार के लोग उनका गुजारा नहीं होने देते हैं। उनकी भक्तिन की जो बेटी है उसके साथ में जो भक्तिन का देवर है वो अपने तीतरबाज लड़के को कमरे में बंद कर देता है और उसका उद्देश्य ये रहता है कि इनकी सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। तो यहाँ पर कई चीजें आप ऐसी देखेंगे ना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है तुलसीदास। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि रसनिधि की ख्याति का मूल आधार क्या है। तो इसके जो विकल्प हैं वो है रतन हजारा। चलिए इसका विकल्प जो था वो मैंने देना भूल गया, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि जो रसनिधि है, इन रसनिधि का मूल नाम जो था वो पृथ्वी सिंह था। ये जो रसनिधि है ये
उपनाम से इसमें लिखते थे। इनकी ख्याति का जो मूलाधार है वो रतन हजारा कविता है और ये दोहों का एक संग्रह है जो बिहारी सतसई रचना के अनुकरण के आधार पर लिखा गया। इनकी रचनाएं जो हैं सेनापति पर की, उनमें वैष्णव भक्ति का प्रभाव आप देखेंगे। रसनिधि की जो मूल प्रवृत्ति है प्रेम और श्रृंगार पर आधारित है। इनके दोहे मतिराम और बिहारी के समतुल्य माने जाते हैं। इनके दोहों में अलंकार प्रियता, नक्सिक वर्णन, सौंदर्य चित्रण और ब्रह अनुभूति का एक प्रत्यक्ष प्रभाव आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये कथन पर आधारित प्रश्न है, इसको आप देखेंगे। वे सिद्ध वाणी के अत्यंत सरल हृदय कवि थे। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। ये कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए